नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी पंचायत चुनाव में सीटों के आवंटन और आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। इसमें 2021 के फॉर्मूले पर आरक्षण की कार्रवाई में जुटी राज्य सरकार को एक तरह से झटका भी लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि साल 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों के आवंटन पर आरक्षण लागू किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी कर ली जाए। इसके पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने अदालत में कहा कि सरकार 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची में बदलाव किया जाएगा। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग को 27 मार्च तक संशोधित सूची जारी करने का निर्देश देने के साथ ही पंचायत चुनाव को 25 मई तक संपन्न कराने के लिए कहा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण पूरा करने का आदेश भी दिया है। इसके पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि वो 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है। प्रदेश की सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने भी यह माना कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई है। यह तथ्य सामने आने के बाद कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश की सरकार इसके पहले 17 मार्च को ही आरक्षण की संशोधित सूची जारी करने की तैयारी में थी। इसी पर आज हमारी बहस है और इसके लिए एक विशेषज्ञों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपको पहले रूबरू करा देता हूं। प्रदीप भटनागर हमारे साथ है, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी है, नेता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुजफ्फर खान है हमारे साथ, नेता सपा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आता हूं। लगातार सरकार जो पहले बोल रही थी कि जो हमने सूची बनाई है वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अदालत में जाकर तो आपने मान लिया कि आपसे गलती हुई है। अब आगे की तैयारी आपकी क्या है? नहीं, देखिए, जो संशोधन किया जा रहा था या हो रहा था ना, वो आज की जो भूभाग है, जो जनसंख्या, उसके आधारित पे किया गया था। उसमें कहीं अधिकारियों से खामियां रही हैं, तो देखिए सरकार ने माना उस चीज के बारे में, हाँ जी खामियां रही हैं। उसको ठीक करने के लिए माननीय न्यायालय ने कुछ 10 दिन का टाइम दिया है ठीक करने के लिए, करेंगे। देखिए, जनता के हित के लिए काम है और जो प्रधानी और जो पंचायत चुनाव है वो भी जनता के हित के लिए है, गाँव के विकास के लिए है। उसमें जो भी संशोधन होना है, जो कमियां रह गई, उसे पूर्ण रूप से करेंगे। अगर कोई चीज गलत निकली है तो इसमें कोई मुंह छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो मतलब ये कमियां आप पहले नहीं भांप पाए, कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर गलती हुई है, सरकार से कोई गलती नहीं हुई है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, बीडीसी के चुनाव, जितने चुनाव होने थे, उस चुनाव को और 1 महीना आगे बढ़ाया गया, इसीलिए कि कार्य जो रह गया पूरा किया जाए। मगर उसमें कहीं अब और खामियां निकल आई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सरकारी गलती है तो उसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जनता का हित का काम है, वो तसल्लीबख्श होना चाहिए। थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, उसको पूर्ण करेंगे। देखिए, जो चुनाव होना था उन इन नतीजों पे होना था कि जो 2015 का समन्वय था, जो बनाया गया था, उसको पीछे दोहराते, जो 1995 का था, उस पर इसलिए आधारित था क्योंकि 2015 के अंदर जो समीकरण बनाया गया था, जो भूभाग बनाया गया था, उसमें कहीं एक मेन जो क्या कह सकता हूं मैं, इसमें जो माफिया हैं या जो गुंडे हैं, जो जिन चीजों के उनको देखा जा रहा था, उनके आधारित पे चेंज किया गया था। मगर किसी परिवार और परिवारवाद उसमें झलक रहा था, उसको ठीक करने के लिए सरकार ने इसको प्रारूप को ठीक करना चाहा और करा भी था। मगर कहीं उसमें जो चीज रह गई है उसे पूर्ण रूप से करेंगे, कोई उसमें परेशानी नहीं है उसमें। हमारे साथ मुजफ्फर खान भी जुड़े हुए हैं, नेता सपा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि परिवारवाद को कहीं ना कहीं पोषित करने के लिए इस तरह की सूची की व्यवस्था की गई थी सन 2015 में, इनका संकेत कहीं ना कहीं आपकी तरफ है क्योंकि आपकी वहां पर सरकार थी। अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है तो इनकी नजर से भी तो चीजें बची। आपका इस पर क्या कहना है? और अब जब नई आरक्षण की सूची आएगी उससे क्या परिवर्तन पड़ेगा? देखिए आलोक जी, यही तो पहचान है अच्छे दिनों की। संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़, संविधान के जो मूल ढांचा है उसको तोड़ने का लगातार काम हो रहा है। अब मेरे बड़े भाई भाजपा के साथी ने बड़ी खूबसूरती से कह दिया, देखिए सिस्टम तो सरकार के हिसाब से काम करता है और जहां आपकी नियत, आपने तो हमेशा कहा ये कि जो SC ST को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो रिजर्वेशन की बात है, आप तो वही खत्म करने जा रहे हैं। और यही हम लगातार कह रहे हैं, समाजवादियों की चिंता रही है हमेशा कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, आम आदमी जो दबा कुचला हमारे देश का या शहर का है, गांव का है, तो उसको वो अख्तियार मिलना चाहिए
और ये खुल्लम खुल्ला आप देख लीजिए, किसान बैठे हुए हैं तो इनको चिंता नहीं है गरीबों की। पहले एक नारा हुआ करता था कि गरीबी हटाइए, तो अब बीजेपी ने शुरू कर दिया कि गरीबों को ही हटा दीजिए। वो कहीं भी सड़क पर आ जाएं, वो कहीं चले जाएं, कान में बिल्कुल आप रुई लगा के बैठे हुए हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, अब जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका हनन हो रहा है और जो रिजर्वेशन है वो मिलता रहना चाहिए। उसमें आप जो है लगातार तानाशाही दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन कहीं पर भी ये तो नहीं कहा गया ना कोर्ट की तरफ से कि रिजर्वेशन पर रोक लगाई जा रही है, जो उसकी प्रक्रिया है सिर्फ उसको बदलने की बात कही गई है। तो सरकार की नीयत है और इनके तो एजेंडे में शामिल है कि ये संविधान को चेंज करने जा रहे हैं और 2022 के अंदर ये लगातार कहते रहे कि हम इसको बदल देंगे। और हमने तो ये भी सुना है कि इन्होंने उसकी बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है। तो ये ठीक नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है वो हमारे गांव के लिए, गांव के रहने वाले आम आदमी के लिए, जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको लागू किया जाए और सरकारी ईमानदारी से काम करे। और इनको तो इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए भाजपा के लोग। आप अगर इस बात पर पर्दे की ओर से न बोलकर अगर आप खुलकर बोलेंगे कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। ये हमारे देश के जितने पिछड़े लोग हैं ये सरकार उनके खिलाफ है और ये लगातार काम कर रही है। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है और ये जो है उनको बिल्कुल जो मूल्य धारा है उससे हटाना चाहते हैं और इनकी नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जगह जगह गाये बगाए आपको दिखता रहेगा कि इनकी सरकारों के काम करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ये एंटी दलित हैं, एंटी SC ST हैं और ये उन लोगों पे कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं। अभी बीच में एक टाइम ऐसा गुजरा था कि जब उन्होंने आंदोलन किया था इसको लेके बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने कह दिया था और फिर कोर्ट में कहलवा दिया था सरकार ने कि नहीं हमारी ऐसी मंशा नहीं है। मगर ये बीच बीच में ये काम जारी रखेगी सरकार, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं और चुनाव में आपके पास एक ही अख्तियार है कि आप अपना वोट जो है सोच समझ करके दीजिए। आपने जो गलतियां की आज उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। आज पेट्रोल कहाँ है, आज डीजल कहाँ है, आज रसोई गैस की कीमत क्या है। तो जो गरीब है वो आज खरीद नहीं पा रहा है। अपने सिलेंडर लोग जाके तालाबों में फेंक रहे हैं, उनको जो है काट काट करके स्टूल बना लिए हैं उन्होंने। तो जो ये कहते थे उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है, आज आप गांवों में जाकर के देखिए लोगों के पास पैसे नहीं है गैस खरीदने के लिए। तो ये बेहद अफसोस की बात है और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। जनता बहुत समझदार है और समझदारी से काम लेने जा रही है। इनको अभी सबक सिखाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, आप नतीजे देख लीजिएगा, इनको तब समझ आएगी, अभी समझ आने वाली है। ठीक है, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की होगी, कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट तैयार की रही होगी, उसके पास भी अपने कैंडिडेट्स रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से इस पर रोक लगी, आरक्षण प्रक्रिया बदलने की बात कही गई, अब फिर से एक नई लिस्ट बनेगी, इससे आपको फायदा होने वाला है या आप इस चीज के लिए पहले से तैयार थे? देखिए, पहली बात तो मैं शुक्ला जी आपको बता दूं, हम कभी फायदे के लिए राजनीति नहीं करते हैं। लिस्ट पहली थी या बदली थी, हमारी लिस्ट जो कैंडिडेट हैं थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने कोई हम सारी पार्टियों के नेता, ज़्यादातर मैं अपनी पार्टी को कहूँगा, अन्य पार्टी बीजेपी हो, सपा हो, सब जितनी पार्टियां हैं ये ज़्यादातर जो है, अभी मेरे भटनागर जी कह रहे थे हम जनता के भले के लिए ये आरक्षण ला रहे थे। अरे इसमें जनता का भला तो जब होता, यदि आप डीजल पेट्रोल के दाम कम करते, रसोई के गैस कम करते, चुनाव लड़ाने से उसमें आरक्षित करने से क्या जनता को लाभ हो रहा है? उससे तो हमें ये प्रतीत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का आरक्षण में बदलाव जो करना चाह रही थी वो ये चाह रही थी कि उधर तो किसानों का आंदोलन हो रहा है, आंदोलन इनके खिलाफ चल रहा है और इनकी नज़र जो थी इस वोट बैंक की, भाई कहाँ लोग हमारे कैंडिडेट फिट हो सकते हैं, कहाँ हम ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इस आरक्षण को लाके, इस लिस्ट को लाके, और हम किस तरीके से चुनाव में अपनी बढ़त बढ़ा सकते हैं जो हमारी सीटों पर असर ना पड़े। इनकी मंशा गलत होने कर इस तरीके से कानून बना रहे थे। हाई कोर्ट ने हालांकि उस पर कहा कि भाई आप जो है इस तरीके से 2015, परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो 1995 से पहले प्रक्रिया थी वही लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? संविधान क्या कहता है हमारा? आप संविधान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी पार्टियां, पूरा देश मानता है।
संविधान में तो ये कहा गया है कि हर आदमी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें आरक्षण की बात ही नहीं होनी चाहिए। अब मंदिर मस्जिद का इनका मुद्दा खत्म हो गया, तब जात पात पे आ गए। अभी आप बोल रहे हैं कि आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए, अगर मान लीजिए सरकार ये बोल दे कि आरक्षण हम नहीं देना चाहते हैं पंचायत चुनाव, तो फिर आपको आपत्ति होगी इसमें? सबसे मेरी बात सुनिए, आरक्षण कहाँ पे होना चाहिए? आम आदमी के लिए होना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आम आदमी के लिए करो ना, आप इनके पास रोजगार नहीं, आरक्षण देके क्या करेंगे? तमाम पार्टियों की मांग पहले यही थी ना कि आरक्षण चुनाव। एक सेकंड प्रदीप, लगातार पहले तमाम पार्टियों की तो मांग थी ना कि पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी के चलते, बाहुबल के चलते, धनबल के चलते जो दलित समुदाय हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तभी तो आरक्षित सीटों की फिर कल्पना लाई गई थी। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये तो एक कहा गया उन्होंने, अगर इस तरीके से होता है। परंतु आप मुझे बताइए, यदि आप इस तरीके से कहोगे जी वहाँ गुंडागर्दी थी या वहाँ एक आदमी चुनाव लड़ रहा था, मानो वो उसके बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, यही तो कहना चाह रहे हो आप, फिर उनकी अगली पीढ़ी चुनाव लड़ रही है, ये कहा नहीं है। ये ऐसा बीजेपी सोच रही है। मुझे बताइए राजनाथ का बेटा कौन है? उनके यहाँ नहीं चल रहा परिवारवाद। मैं कहता हूँ वसुंधरा राजे के यहाँ नहीं चल रहा। ये बीजेपी वाले कहते हैं मुलायम सिंह के यहाँ परिवारवाद है, कभी आरजेडी को कहते हैं लालू के यहाँ परिवारवाद है। अरे परिवारवाद तो हर जगह है। तो यही छोटे लोगों में जो छोटे चुनाव इनमें रह जाता तो क्या दिक्कत है? देखो काम वही करता है जिसे एक्सपीरियंस होता है। यदि आप हर बार बदलोगे आरक्षण करके, सीट बदल जाएगी, SC ST में चलेगी, कभी OBC में चलेगी, कभी जनरल में चलेगी। जनरल में जो यदि जो पहले प्रक्रिया थी 1995 से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब उसमें यदि जो चुनाव लड़ने वाला जो एक बार जीत के आ गया, हमारा सपोज करो, उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं, मैं जितेंद्र जीत के आ गया आज वहां पे, अगली बार मुझे हटा दिया, एक्सपीरियंस मुझे 5 साल का हो गया। यदि किसी एक्सपीरियंस आदमी को बैठा हो तो ठीक से विकास नहीं कर पाएगा। इतने 5 साल में योजना जाना गए थे तो उसका टाइम ही खत्म हो जाता है। तो ये कोई समस्या नहीं है, तो बहानेबाजी करके इस तरीके की आप जो गलत है। आप फिर क्या चाहते हैं, किस तरह का सिस्टम पंचायत चुनाव? हम तो ये कह रहे हैं, जात देखो बड़े बड़े नेता बोलते हैं जात पात नहीं होनी चाहिए। जब जात पात का नाम ही नहीं लेना चाहते तो फिर क्या दिक्कत है? जैसे चुनाव होते 95 से पहले ऐसे होने दीजिए जो प्रक्रिया पहले थी। ये क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति है। लोगों को खुश कर दिया, इसमें कोई लाभ तो हो नहीं रहा जनता को। बताइए क्या लाभ हो रहा है जनता को? लोगों का और जो है जात पात एक दूसरे से सिर फोड़ोबल और लड़ाई झगड़े से अलग दूसरा काम नहीं है इसमें। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। रवि जी, आपने जिस तरह से देखा होगा कोर्ट ने किस तरह का आदेश दिया है, अब इसके बाद समीकरण कुछ ऐसे बदल जाएंगे कि जहां पर अभी सामान्य सीट थी वहां पर हो सकता है वो एक आरक्षित सीट हो जाए, और जहां पर आरक्षित सीट थी हो सकता है वो एक सामान्य सीट बन जाए। इसका क्या दूरगामी परिणाम अब पंचायत चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, लखनऊ बेंच जो है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया है, ये अपने आप में इसके दूरगामी परिणाम आने वाले हैं और सभी पार्टियां जानती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको इनमें काफी फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां तक बात है कि एक हमारे सपा नेता भी कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म करने की, अगर 1995 के आधार वर्ष मानते हुए अगर यह आरक्षण नीति लागू की जाती है तो इससे ज्यादा फायदा होता, ज्यादा आरक्षण मिल पाता। परंतु अगर 2015 को आधार वर्ष मानते हैं और जो इस प्रकार से हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ये 50% से ज्यादा जा रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि 2015 को आधार वर्ष माना जाए। तो कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी मुद्दे हैं, जो बात है जो जनता की है, भलाई के लिए है, जिस प्रकार से जो नुमाइंदे हैं हर पार्टियों ने अपने तय कर दिए, लेकिन जितना कम टाइम मिला है, आगे 10 दिन का सिर्फ टाइम दिया गया है। 24 करोड़ की आबादी वाला जो एक पूरा राज्य है, सबसे एक मैं कहूँ बड़ा राज्य जिसे कहेंगे आप, ऐसे में आप कैसे कर पाएंगे आगे? ये बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है यह इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इसके कारण शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा, अगर टाइम और मिल जाता है तो इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता कि इस 10 दिन के अंदर इतना बड़े स्तर पे काम हो पाएगा, इतने बड़े स्तर पे। कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में भी इन लोगों को सरकार को जो है वहां पे माफी मांगनी पड़े कोर्ट के अंदर जाके, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इतना बड़े स्तर पे कर पाएंगे। अगर होगा भी तो आप समझदार हैं कि इतना टाइम छोड़कर अब उस पूरी तरह से नई लिस्टें तैयार करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। ये तो आने वाली डेट को ही पता लग पाएगा कि इसके बाद क्या डिसीजन आता है। मतलब आपका कहीं ना कहीं संकेत इस तरफ है कि जो पंचायत चुनाव सही समय पर होने जा रहे थे अब वो टल सकते हैं, उनकी तारीख आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन फ्यूचर भविष्य में कि मात्र 10 दिन के अंदर आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे कितने बड़े राज्य के अंदर आप पूरी नई लिस्टें तैयार कर लेंगे।
चलेंगे, वो इतना आसान नहीं होता ये सब। आपके पास बहुत समय था, अब जब पूरी सब कुछ आ चुका है, जब आप 17 तारीख को लागू करने जा रहे थे, आपका अध्यादेश जिस दिन जारी हुआ उसके बाद से मैटर था हाई कोर्ट में, लेकिन अब जिस प्रकार से एकदम से डिसीजन आया है, तो ये मुझे लगता है समय सीमा इन फ्यूचर बढ़ सकती है। तो जिस तरह से बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रदीप जी, जब कांग्रेस का ये कहना है सीधे तौर पर कि आपने जानबूझकर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस नई बहस को जन्म दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं बताऊं, पहले चीज तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव नहीं लड़ती है, और जो ये खड़े करते हैं ये अपने डमी खड़े करते हैं, आपको पहले तो बताता हूँ। दूसरी चीज देखिए, जो पंचायती चुनाव है, जो बीडीसी के चुनाव हैं, प्रमुख चुनाव हैं, देखिए उसमें 1/3 तो महिलाओं को उसमें आरक्षित की गई है। देखिए अगर चुनाव होने हैं, प्रधानी के चुनाव होने हैं, इसको पहले ही लेट हो गए थे कराने के लिए। भाई ऐसा नहीं है कि आप जैसे कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को हटाना चाहते हैं। अरे भाई लिस्ट तो देखिए आप, 84 में से क्या नाम, हर जिले में 84 में से कम 31 सीटों में तो ओबीसी SC उसमें सीट्स हैं। ऐसे कैसे परिसीमन चेंज करते? कोई भी चीजें परिसीमन होता है वो सब निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, और उसी चीज गाइडलाइन में चलती सारी चीजें। आप शायद जितना भी सरकार को दोष दे लीजिए, ये आपका काम है, क्योंकि आपको विकास नजर आता नहीं आपको, मगर जो भी चीजें होनी है चुनाव में वो सब निर्वाचन आयोग के अधीन उसके ही मुताबिक होनी होती हैं। देखिए जो चीज सीटें बढ़ी गई हैं, आप उन तक आइए। देखिए जिस जिलों गांव के अंदर विकास नहीं पहुंच पाता है उस तक को पहुंचाने के लिए, देखिए प्रधान ऐसा होता है कि पहले प्रधानों पे एलिगेशन लगे आए हैं कि जैसे अभी 10 करोड़ बनाए गए जब टॉयलेट, तो उसमें भी देखिए कितना नाम आया कि पंचायत प्रधान थे पैसा खा गए, नहीं बन पाए, सड़क विकास नहीं हो पाया। उन चीज़ों को समेटना है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है। सरकार तो पैसा भेज रही है, केंद्र भी भेजती है पैसा, और पार्टी को भी दिया, क्यों नहीं विकास किया? क्या इस चीज का जवाब कोई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हम देंगे, देना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, मैं कोई अच्छी बात नहीं। मेरे भाई अभी प्रदीप भाई हाँ वही आ रहा हूँ ना, मगर आप इस चीज को देखिए, इसमें क्या घाटा और क्या मुनाफा है, क्या गरीब और क्या अमीरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 70% से 80% कृषि क्षेत्र है, गांव क्षेत्र है। हर जिले के अंदर कम से कम 80-84 गांव लगते हैं, उनको चीजों को देके परिसीमन किया गया है। आप इस नजदीक तो आइए। एक समय ऐसा था पिछली सरकार के अंदर कि बड़े बड़े जिले के गांव के अंदर सब प्रधान और बीडीसी प्रमुख बन के बैठे हुए थे एक ही पार्टी के, वो कभी खुल के बोलते नहीं है। बोलेंगे कैसे भाई? कैमरे में आके बोलने के लिए तो जिगरा चाहिए ना। और आज भी एक ही परिवार का 18 लोग बैठे हुए। किस परिवार के नाम तो लीजिए ना। सबको क्या क्या नाम तो लीजिए ना। वो लोग समाजवादी पार्टी में बैठे हुए और क्या बैठे हैं? नहीं राजनाथ आज ये नहीं, राजनाथ जी के बेटे पंकज जी वो कौन सी पार्टी से? राजनाथ जी के अरे पंकज जी के बेटे तो आज विधायक हैं। मैं बता दे रहा आप बताइए, राहुल जी तो अध्यक्ष और महामंत्री रह लिए, आपको सोने जी के अलावा और अरे जनता चाहती क्यों नहीं बैठेंगे भाई? आपके कहने से लोग नहीं, सुनो, आपके कहने से हम बदल नहीं सकते, उनको जनता चाहती है भाई, इसलिए तो बैठे हो। जनता ने प्यार दिया आपको 70 साल, विधायक बनाया है, जनता ने प्यार दिया है, इसलिए 70 साल तक राज कर रहे हैं। आपकी रहमो करम से वो नहीं बैठे, बेटावाद होता, वो आपके रहमो करम से नहीं बैठे। दिल्लीवाद होता, माओवाद होता या गांधीवाद होता, तो आप ये ना कहते आप नहीं, आप आगे ना भगत सिंह मंत्री होते, आगे ना वही में जहां से लग जाते। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बातचीत करने के लिए जब तुम्हारे ऊपर कोई बोलता है। मैं कितने नेता गिरा दूं जो आपके पार्टी पर विवाद चल रहा है? जितने भी आप अनुराग ठाकुर किस आपके परिवार किसके बेटे मुझे बता दीजिए। पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? कहां से? वो सपा के नेता थे क्या, या आम जनता से पैदा हो गए हो? मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए ना। आपने क्वेश्चन किया ना, हर पार्टी में परिवारवाद चलता है। नहीं, परिवारवाद की बात आपने मुझे बताइए ना। संकलन कोई नहीं सकता। अरे मुझे बताइए, नजदीक परिवार, मुझे ये बताइए। कांग्रेस के लोग, अरे भाई मुझे उनको एक राहुल गांधी जी जिंदाबाद, जमानत हमारा नेता है, क्यों नहीं बोलेंगे जिंदाबाद? जिंदाबाद क्यों नहीं बोलेंगे जिंदाबाद? हमारी पार्टी का नेता है, इसमें बुरा क्या है? आप नहीं बोलते अपने नेता का जिंदाबाद? सुनिए ना। अरे मुर्दाबाद बोलते हैं मोदी के लिए क्या? मुझे बताइए, मोदी के लिए क्या मुर्दाबाद बोलते हैं आप? आपका नेता आप जिंदाबाद बोलोगे, हमारा नेता हम जिंदाबाद बोलोगे। इसमें क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे बना दें। आप अच्छा काम करोगे हम तो आपके लिए भी जिंदाबाद बोल देंगे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गरीबों की गर्दन में छुरा चलाओगे, आप जो है लोगों से रोजगार छीनोगे, आप महंगाई बढ़ाओगे, गरीब लोगों से रोटी छीनोगे, आप शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं दोगे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं दोगे। ये तो आप हमारे क्वेश्चनों का आंसर आवाज नहीं दबा सकते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं विकास के बारे में बात करता हूँ। सुनिए शुक्ला जी, मुझे एक चीज बताइए। अभी इन्होंने परिवारवाद की बात करी, मैं अभी 10 परिवार गिरा दिए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी मैं ये कहते हैं डेवलपमेंट की बात। हाँ, डेवलपमेंट इन्होंने दिया है, देश को 23% GDP माइनस में पहुंचा दिए। आज स्थिति क्या हो गई है? 9 लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग जो पैसे
50 लाख खर्च देखिए, करके आ रहे हैं माँ बाप साहब, उनकी मेहनत आप कर अगर सुन लीजिए परिवार आप पे डिबेट करेंगे, सुन लीजिए परिवार पे कर सकता हूं ठीक है मैं। ना, परिवारवाद को सुन खत्म लीजिए, करने के लिए तो आप आरक्षण सुन व्यवस्था लीजिए, लाई गई। तुम करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है मैं परिवारवाद पे पूरी बात कर नहीं, सकता हूं ठीक। और पुराने शुरू से नहीं, ठीक है, लेकर छोड़ दीजिए, छोड़ जवाहरलाल जी से दीजिए। लेकर एक सेकंड, एक सेकंड बताइए ना मुझे, ठीक है। आरक्षण की बात ठीक है, करना प्रदीप खत्म हो जाएगी। जी, प्रदीप जी, मुझे अब आप एक चीज का जवाब दे दीजिए कि आपके हिसाब से परिवारवाद था जिसको खत्म करने का बीड़ा आपने उठाया, आप आरक्षण की व्यवस्था का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करने जा रहे हैं पंचायती चुनाव में ताकि परिवारवाद की झलक ही ना दिखाई दे? मैं आपको देखिए ऐसा है, जब जो मतगणना जिस हिसाब से सीटों को डिवाइड किया गया, जिस तरह जिला पंचायत की सीटें बनाई गई हैं, आप उस तक नजदीक तक देखिए किसको गरीब लोगों को अवसर मिल रहा है प्रधान बनने का, ब्लॉक प्रमुख बनने का, वो क्यों नहीं देख रहे हैं आप? जो कभी रह जाते हैं मैले कुचले, वो गरीब आदमी शराब नहीं पिला पाते, वो प्रधान बनते हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? तो पहले बनते थे जी नहीं बनते थे पहले, नहीं बनते थे पहले, माफिया बनते थे, गुंडे बनते थे पहले। गलत बात कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा। नहीं राजनेताओं के बच्चे बनते थे, प्रधान पहले बनते भी थे। जो है गरीब लोग बनते थे और काबिल लोग बनते थे, क्योंकि वो गुंडे नहीं थे। एक अब इनका पंचायत, जिला पंचायत अपनी में बात को 14 बनाने गांव, के लिए किसी को 18 गुंडा गांव, बोलेंगे, 15 किसी को गांव बदमाश ऐसे आते बोलेंगे, थे। क्योंकि इनकी जमीन और खिसक रही कई है। स्तर तक इसीलिए वो चुनाव ऐसे ये थे बहानेबाजी ढूंढते जहां हैं, पे खुल इनको के पता नशा है शराब इनकी चलती जमीन थी। खिसक रही है, हारने उस जा पे रहे लगाम लगाने इसी के लिए कहीं तरीके कुछ से किया गया है। किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे और मुद्दा तो है नहीं। आपने जम्मू कश्मीर में पंचायत आप चुनाव नहीं सुनिए, देखे, तो सुनिए। शांतिपूर्ण तरीके से हुए। मैं ये कह रहा हूँ, आप गरीब खड़े तो आपने नहीं देखे? अरे संविधान- गरीब के बच्चे हमारे बने बिना पैसे संविधान खर्च को करे। मानते हो ना? को यहाँ पर हंसी आ रही नहीं, है आपकी संविधान को बात मानते हो ना आप? एक सेकंड नहीं, संविधान को मानते, संविधान क्या कहता है? हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, आरक्षण से जरूरी नहीं। आप तो पता नहीं लड़ते नहीं, आरक्षण से तो आपने बेड़िया जमा आप दिया लोगों ने नहीं पैरों लड़ते में। एक सेकंड, कहीं ना अब कहीं उनके आइए ना, देखिए आप बच्चा खड़ा होना चाहे वो नहीं खड़ा हो कहीं ना कहीं पाएगा। कंफ्यूजन है। एक सेकंड, जिस तरह से आप बार बार इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि संविधान में कहा गया है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसी संविधान में भी कहीं ना कहीं आरक्षण की बात भी तो की गई है ठीक कि है। जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है आरक्षण की व्यवस्था के तहत हम उसको प्रतिनिधित्व देंगे। तो आपका क्या संकेत है? आप ये मानते हैं क्या कि पंचायत चुनाव में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए? सर मैं सुनो, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, हाँ, मुझे जितेंद्र। बताइए, उन्होंने जो कहा है आरक्षण में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, तो उसमें कहाँ बेड़ी लग रही है? कोई नहीं लड़ सकता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका अधिकार पहले से था। तो इसमें कहाँ आरक्षण आके गरीब नहीं लड़ेगा या मजदूर नहीं लड़ेगा? संविधान के अनुसार ये नई नीति लाने का क्या फायदा है, मुझे बताइए। ये तो और जात पात में बांटने के लिए लोगों को और आपस में एक दूसरे को गुटबाजी कराने के लिए, धर्म जाति पे गुटबाजी कराने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के लिए गलत है। बिल्कुल गलत इसमें गाइड क्या कर रहे हैं गलत है? आप, बैठ के आप ऑन एयर बहुत गलत गाइड कर रहे हैं जनता को। आप नहीं, मैं गाइड नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा आप हूँ। बहुत गलत गाइड कर हर रहे हैं। आदमी चुनाव लड़ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं, आप ये लाइए ना। आप ये उम्र आरक्षण किसके लिए होता है? मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए, आरक्षण किसके लिए होता है? जो दबे कुचले हैं, जिनको जैसे मानव शिक्षा में पीछे पिछड़ गए, आप उनको आरक्षण दीजिए। आप बेरोजगारी में ज्यादा पिछड़ गए, उनको आरक्षण दीजिए। आप आरक्षण देना, उनको बढ़ाने के लिए काम करें। ये नहीं चुनाव लड़ाने के लिए, आपस में वाद विवाद पैदा करने के लिए आप इसका आरक्षण का इस्तेमाल करें। आप किसी चीज को यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका शिक्षा का अधिकार दीजिए, रोटी का अधिकार दीजिए। आप अन्य बहुत सारी योजना है जिनको आप जनता के बीच में ला सकते हो, जिससे आम जनता को फायदा होगा सभी को। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब के पास एक बार चलते हैं। इनका ये कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए पंचायत चुनाव में, इसका इस्तेमाल आप शिक्षा पर कीजिए, आप रोजगार पर कीजिए। इस बात से आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था जो अब नई प्रक्रिया लाई जाएगी उसमें कितना बड़ा परिवर्तन होगा और इसकी तैयारियां क्या होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से बीजेपी का जो तरीका रहा है काम करने का, इनकी सरकारों का, अभी भटनागर जी बोल रहे थे कि साहब अभी पंचायत चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, कि तमाम नेताओं को कैद करके आपने धारा 370 वहाँ जो हटाई और फिर उसके बाद कैसे गन पॉइंट पे चुनाव हुए, किस तरह से कैंडिडेट परेशान रहे और आपको वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। एक साल के अंदर जो बीजेपी ने वहाँ अपनी सरकार बनाई और सरकार जो है जनता की चुनी हुई सरकार को हटा के इन्होंने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो वहीं से आने वाले जो पहले राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि मोदी सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। ये मैं क्योंकि इसलिए आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ये कहा करते थे कि शहरों की खुशहाली का रास्ता गांव होके गुजरता है। मेरे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने अपना वारिस बनाया था, उन्होंने अजीत सिंह जी को वारिस नहीं बनाया था। इतने बड़े नेता थे चौधरी साहब। तो गांव की जहां तक बात है, तो अगर प्रधान होगा गांव का, चाहे वो
दलित समाज से हो, SC ST का हो, किसी भी समाज का क्यों ना हो। अभी मैंने देखा है जो वहाँ पे परिसीमन हुआ है या चेंज होता है ना, गांव के अंदर सीट बदली जाती है, तो जहाँ 80% और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन सीटों को चेंज कर दिया है। किसी गांव के किसी व्यक्ति को ऐतराज नहीं है, कहीं पड़ोस के गांव में रहने वाला हमारा भाई आता है, वहाँ चुनाव लड़ता है, लोग खुश होते हैं, वहाँ एक त्योहार की तरह मनाते हैं इस चुनाव को, जो पंचायत का चुनाव है। लेकिन बीजेपी की असल में परेशानी ये है कि बीजेपी जो है जाति पे आधारित पार्टी है, और एक जाति को छोड़ करके बाकी जातियों से इनको पता नहीं क्या बैर है। तो एक टेलर है इनकी तरफ से कि देखिए हम पंचायती चुनाव में भी जो है जो रिजर्वेशन है आपको नहीं देंगे, और इनका जो रवैया है वो सामने आया है खुल करके। तो बड़ा सवाल आज का ये है कि लोग इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये जो चुनाव है, जितने भी चुनाव हो, ये EVM हटा के करें। इनको पता लग जाएगा MSP क्या होती है, इनको पता लग जाएगा किसान जो है कितनी मुश्किलों में काम करता है, और कैसे 3.5 महीने होने जा रहे हैं वो आपके दरवाजे पे बैठे हैं, आप गेट खोलने को तैयार नहीं हो। जिन किसानों ने आपको चुनकर भेजा था, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में हमारे देश का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, हमारा जो है सर झुक रहा है दुनिया के सामने, तब भी एक तानाशाह सरकार सेंटर में बैठी है और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो जिद वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। आप जो सिस्टम है, जो संवैधानिक उसके मूल्य ढांचे हैं, उसको लागू करना चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। एक यही तो यहाँ पर कंफ्यूजन है सभी के मन में। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि आरक्षण हम नहीं देंगे, जबकि सिर्फ प्रश्न इतना उठाया गया है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसका ठीक से पालन नहीं हुआ, जो आधार वर्ष मानना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो अब फिर से आरक्षण की प्रक्रिया दोहराई जाएगी, नए दिशा निर्देश जारी होंगे और आरक्षण तो दिया ही जाएगा। इस बात पर लगातार आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं आरक्षण छीना जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है? कोर्ट ने जो इनको फटकार लगाई सरकार को, योगी सरकार को, वो देखिए सबने देखा। ये जो इनकी नियत है, हम तो इनकी नियत पे सवाल उठा रहे हैं कि इनकी नियत ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब संदेह आपका ये है कि कहीं ना कहीं जहां जहां पर इनको फायदा होगा उस हिसाब से आरक्षण का बंटवारा होगा, उस हिसाब से काम करना है। और काम करने का इनका तरीका देख लीजिए, ये केवल उद्घाटन करते रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। नया काम कोई किया हो, कोई एक्सप्रेस वे बनाया हो, ये भी मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है, जिसपे आज भाजपा के नेता सफर कर रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ 23 महीने में जोड़ के दिखाया। एक बता दें, ये 2017 से ये सरकार में है, चुनाव आने जा रहा है, तो ये केवल नाम बदलने का काम करते हैं, शहर का नाम बदल देते हैं। हम कह रहे हैं बदलो रामपुर का नाम, तो ये नहीं बदल रहे। मेरे नेता का जो शहर है रामपुर, बदलो रामपुर का नाम, ये नहीं बदल रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि जिस चीज से इनको फायदा, इनको लग रहा है कि इन चीजों से हम ये साबित कर देंगे कि साहब हमने बड़ा विकास किया है, तो जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है, वो सब देख रही है। EVM के सहारे ये लोग चल रहे हैं। इनको अगर ये लगता है कि हाँ साहब हमने तो बड़ा तीर मार दिया, तो EVM हटा के देखें, इनको पता लग जाएगा। तो अभी मैंने एक बीजेपी के नेता को सुना, उसने कहा कि हमें नहीं लेना देना कुछ जनता से, किसान क्या क्या कर लेंगे किसान, हम तो EVM से जीतेंगे। तो इस तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं, और उस पर इनके तमाम नेता खामोश रहते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। जनता की चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और जब जनता आवाज उठाए और सरकार खामोश रहे, तो समझ लीजिए कि वो तानाशाही देश को कहाँ लेके जाने वाली है। ठीक, रवि जी, जिस तरह से पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोगों को पता था कि रोटेशन के हिसाब से आरक्षण आएगा, काफी सारे लोगों को इस बात का संकेत था कि अब की बार हमारे जिले में किस तरह से आरक्षण आने वाला है, किस क्षेत्र में हमारी कौन सी सीट होने वाली है। लेकिन जैसे ही अब इसमें कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद से नई आरक्षण प्रक्रिया को पालन करने के लिए कहा गया। तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके मन में अब यही उहापोह है कि अब हम चुनाव की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि उनको ये था कि मैं प्रत्याशी हूं, लेकिन अब ये पूरी उम्मीद है कि हो सकता है वो प्रत्याशी रह ही ना पाए, क्योंकि अगर सामान्य सीट होगी तो वो आरक्षित हो सकती है, आरक्षित वाली सामान्य हो सकती है। तो अब इस परिस्थिति में प्रत्याशी क्या करें? देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे टेंशन में भी हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नाम अब कट सकता है। तो ये सब तो चलता है, एक प्रक्रिया है, और प्रोसेस के अंदर जिसका नाम जैसे जैसे आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु अभी
कोई किसी को यह तय नहीं है कि कौन सी सीट आरक्षित हो सकती है, कौन सी सीट आरक्षित है। मामला हाई कोर्ट का है और मुझे लगता है अभी इसका जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा, अभी टाइम और ज्यादा खींच सकता है और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, जो काम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात की कंफ्यूजन पैदा हो गई कि हमें हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इसके अंदर कोई, इसमें उनका भी कोई वो नहीं है, ना ही सरकार का, ना ही किसी विपक्षी पार्टी का। सभी अपने कैंडिडेट्स को इस तैयारी में रखेंगे कि कौन सी सीट रिजर्वेशन में आती है और कौन सी नहीं आती है। उनको अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी हम उसके लिए नहीं देख रहे, सरपंच के चुनाव के लिए नहीं देख रहे, ये आगे विधानसभा की भी तैयारी करनी है सभी पार्टियों को, तो उसके लिए भी एक सीढ़ी का काम करती है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब आखिर होगा क्या। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, ऐसे में सभी के लिए, खासकर सरकार के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए भी तैयारी करना बहुत मुश्किल हो गया है और मुझे लगता है यह टाइम अभी इनका आगे खींचेगा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है जितेंद्र जी, जिस तरह से पहले लगातार बहस होने लग गई थी कि गांव में विकास कितना हुआ है, गांव में लोगों के पास योजना का लाभ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन अब जैसे ही ये मामला आया है पटल में, वैसे ही अब जातीय बहस बहुत तेज हो चुकी है पूरे प्रदेश में, क्योंकि अब जातीय समीकरण के हिसाब से लोग ये देखने लग गए हैं कि अब हमारा नया प्रत्याशी कौन हो सकता है, हम किस प्रतिनिधि को मैदान में उतारें, या साथ ही प्रतिनिधि भी सोचने लगे हैं कि अगर जातीय समीकरण बदला तो क्या मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। तो इस दौरान जानबूझकर क्या जातीय बहस को जन्म दिया गया है? बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आप मुझे बताइए, जब ये सरकार बनी थी मोदी सरकार 2014 में, तो इन्होंने कहा था कि भाई हम प्रत्येक सांसद एक गांव गोद लेंगे। अब मेरे भाई मुझे बता दें, जो हमारे सांसद जहां हम बैठे हैं स्टूडियो में, मैं इनसे पूछ रहा था, उन्होंने कोई गांव गोद लिया होगा, शायद बीजेपी वाले बताएंगे कौन सा गांव गोद लिया है, उसका कितना विकास होगा, जरा जनता को पहले तो ये बता दें, आगे की बात जब करेंगे। रही आरक्षण की बात जो कह रहे हैं, मैं कोर्ट के इससे भी संतुष्ट नहीं हूँ, जो कोर्ट ने कहा मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने जो है सिर्फ भटकाने वाला काम किया है, ये टाइम खींचने वाली बात की है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव प्रक्रिया जो हमारा संविधान कहता है, जो भारत का संविधान कहता है, ये अलग से क्यों आरक्षण नीति फलानी नीति बनानी है? तो अभी आरक्षण की बात है तो आप किसानों को दे दीजिए ना एमएसपी पे, उनको दे दीजिए। गरीब जो मजदूर हैं, आप बताइए जितने मजदूर हैं उनके लिए आरक्षण में कुछ लाइए, हम तुम्हें इतने दिन का काम देंगे, या इतने दिन की तुम्हें नौकरी देंगे, या इतने दिन का हम तुम्हें खड़ा करेंगे जिससे तुम पिछड़े पर से थोड़ा ऊपर आ जाए। या जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम तुम्हें जो डिग्री करेगा आईटी से पढ़ गया वो इतने दिन उसको हम नौकरी देंगे, गारंटी है हमारी तरफ से। उसमें तो आरक्षण देंगे नहीं है, इधर उधर की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, सिर्फ वोट ये चुनाव जीतने के लिए सब मुद्दे हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। लोगों का ध्यान भटकाना है, नए नए विकास से कोई मतलब है। अब बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे? मेरा पहले क्वेश्चन, जब सरकार बनी थी 2014 में, तो इन्होंने ये कहा था हम एक गांव गोद लेंगे और सबका विकास करेंगे। यूपी में कितने गांवों का विकास हुआ और किन सांसद ने किया? कितने आप मुझे 100 स्मार्ट सिटी भी थी। मैं तो एक गांव के बारे में पूछा, मैं अभी गांव की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी तो पहले ही बनी हुई है और बन जाएगी, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ गाँव की बात करूंगा क्योंकि गरीब तबका जो है गाँव में रहता है। देखो सुनिए, ये ना अभी भट्टी जी कह रहे थे गाँव से होकर गुजरता है, तो ठीक है गाँव से गुजरता है तो गाँव की स्थिति बता दें मुझे, कहाँ कौन कौन से गांव का इन्होंने विकास किया। प्रदीप जी चलिए, धन्यवाद आपने समय दिया। पहले मैं मुजफ्फर खान साहब के विषय में आ जाता हूँ। पहले तो मुजफ्फर खान साहब अभी जो ज्ञान बांट रहे थे, क्वेश्चन मेरा है, मैं आपको भी जवाब दूंगा, बहुत बेहतरीन जवाब दूंगा। नहीं बेहतरीन, पहले मैं यहाँ पे भी आऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगा। विकास के बारे में पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सोच लीजिए जनता को चाहिए। हाँ, मैंने आप ही पहले आप जनता सुन रही है, जनता सुन रही है और ये कांग्रेस नेता भी सुने। पहले तो ये बताइए, दादी जीती, बेटा जीता, पोता जीता, तुमने जिताया? सुनिए सुनिए, जनता ने जिताया। आप बोलते सुन रहे, आप मैं चुपचाप सुना था ना आपकी। बोलिए। दादी जीती, बेटा जीता, पोता जीता, जिस सांसद क्षेत्र से जीता, पहले तो वहां बताया वहां कितनी फैक्ट्री लगा दी, कितना विकास कर दिया, सड़क बना दी, ठीक है। अब आ जाते हैं, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, मतलब कांग्रेस उन्होंने तो पूरे देश का विकास किया भाई, आपने तो कुछ नहीं किया। एक उपलब्धि बता दीजिए, पूरे भारत का देश का विकास किया। आपने लोगों को बांटा, आपने लोगों को गुमराह किया, आप अपने गाँव की बताइए ना, मुसलमान किया। मैं बताऊंगा जो मेरे से क्वेश्चन पूछोगे। ईद और दिवाली को बांटा, आपने बिजली और पानी को बांटा, आपने बांट करके उत्तर प्रदेश में वोट किया। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक मॉडल पेश किया था, आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक नेता हो मेरे नेता जैसा, तो बताइए। चोर जिनकी आप बात कर रहे हैं, छोड़िए कहाँ
के सौदागर आप हो, जब मुलायम देश सिंह को लूट के भगाते हो विदेश में। मारने के आदेश निकले थे ना, मैं ये बता दूं, जनता सब जब समझ भागे गई थे है। आपका साइकिल पे आप केस जो है ना, वो तुम्हें ना विजय बोलो। माल्या तुम्हारा सांसद भाग गया। आप देश का पैसा लेकर के भगाते हो, प्रदेश के अंदर देश को लूट करके विदेश भेज देते हो, देश का पैसा विदेशों में भेजते हो, और ये टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो। आप जनता को इडियट समझते हो, जनता नहीं समझेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, आप मुद्दे पर रहिए। एक घंटा बता दीजिए। एक सेकंड ना, एक सेकंड आपके नेता प्रोटीन निकाल के लेगा, इडली नहीं, से मंगाई थी। पंचायत चुनाव से हटकर बात चली गई पहले आरक्षण पर, आरक्षण से होते हुए झूठ पर विकास पर चले गए, विकास से होते हुए फिर आप चले गए परिवारवाद पर। अरे आरक्षण पर आप लोग क्लियर कीजिए ना कि आखिर आरक्षण को लेकर क्या राय है। डिबेट का मतलब ये नहीं है कि आप सुने ना, आपने मेरे पे जितने क्वेश्चन दिए, अगर मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से बैठा हूं, उस चीज का जवाब देना मेरा काम है। मैंने एक क्वेश्चन करा, इन्होंने कहा इन्होंने कितने सांसदों ने गांव को गोद लिया और कितने सांसदों ने क्या किया। अरे जाइए नेट पे चेक कीजिए, पता लग जाएगा आपको। आप ये बता नहीं पाएंगे वायनाड क्यों भाग गए, आप ये नहीं बता पाए, नहीं आता नहीं, आपको नहीं बोलना आता, आप बोल लो, मैं बोल लूंगा। सुन लीजिए ना जितेंद्र जी। मैं हमारे जो नेता हैं, किसान नेता, कांग्रेस के नेता बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा शासन केंद्र में आपकी सरकार ने किया भारत पे, और भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाली भी आप ही की सरकार थी, लेकिन आज आप विरोध कर रहे हैं कि आप पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आंसर आप दीजिए कि आरक्षण आखिर क्या जरूरी था, कि आर्थिक आधार पे आप मानते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए? आप अपने गांव जा सकते हो, आप प्रदेश में सरकार को आई है, मेरे से कांग्रेस सुनिए, अरे बहुत लंबी सुनी मैंने, कांग्रेस शासन सुनिए, आपके शासन में भी इस हिंदुस्तान के अंदर ट्रक और बस निकलते थे, सवारी निकलती थी, कानवाई बन के निकलती थी, इतना डर था। अब जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो सड़क नहीं थी, एक टायर कच्चे में उतरता था, ये आपका विकास था। जब आप हारे ना, अब अडानी की सरकार किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। मुलायम सिंह तो गोदी में बैठे ही ठीक है ना, अंबानी जी के मुद्दे पर रहिए, ठीक है। अडानी अंबानी छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, छोड़ दीजिए। आपने अडानी जी को और उनको जितेंद्र जी कुछ यहाँ पर देखो, बोलिए। मेरे से क्वेश्चन किया था कांग्रेस 70 साल देखिए बताऊं, देखिए सुन तो लो यार, तुमसे क्वेश्चन नहीं करा, क्वेश्चन मेरे से, मेरे पास नहीं। रवि जी ने एक प्रश्न पूछा है जितेंद्र से, वो उसका उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, रवि जी जो मेरे भाई कह रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए, जब देश आजाद हुआ था तो संविधान जो बना था उसमें आरक्षण की बात ये कही गई थी, जो कि देश आजाद हुआ था शुरू में हमारा देश पूरी तरह डेवलप नहीं था, सारी व्यवस्थाएं हम बनाते जा रहे थे। उस समय कुल 642 करोड़ रुपए रेवेन्यू आता था, ठीक है, जब देश आजाद हुआ था। और उसके बाद जहां जहां आर्थिक या पिछड़ेपन की व्यवस्था थी तो उसमें आरक्षण को लाया गया, जो हमने दिया। हमने ये नहीं कहा तो चुनाव में आरक्षण दीजिए गरीब लोगों, हमने गरीब लोगों एक समय सीमा तय की गई थी किसानों पे, दलितों पे करिए। उस समय के दलित और दबे समाज के, देखिए जब संविधान बना था उस समय देश के जो दबे कुचले लोग थे, जो दलित समाज था या आर्थिक तौर पे मजबूर, जो कमजोर लोग थे, उनके लिए विकास के लिए समय सीमा तय की गई थी कि सीमित समय तक उनको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। 10 साल तक। 10 साल मुझे याद है। ठीक है, देखो ऐसा है, जब देश आजाद हुआ था उस समय देश का भी डेवलप करना था, लोगों को भी डेवलप करना था। उस समय की सरकारों को लगा होगा अभी ये पूरी तरह से पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है, इसलिए उनकी समय सीमा बरकरार रखी। ऐसा नहीं है कि सरकारें सब जानती हैं, जब लगता है किसी जात, किस पिछड़ेपन का या दबे कुचले लोगों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों को मौका और दिया जाए, उस कारण से उनके दिमाग में रहा होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो मेरे भाई आप कह रहे हैं, आप जो विकास की बात कह रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल ही थे, हम पैदल चलते थे, आज हवाई जहाज, बस, मेट्रो, तमाम सुविधाएं जो है सब कांग्रेस की देन है। और मैं बता दूं, लाई थी हवाई जहाज, जवाहरलाल ने छीन लिया था, वो भी बता दीजिए। अरे तुम लाए, हम लाए, बता दीजिए। लाए ना, टाटा रत्न जो टाटा छीन लिया था आप लोगों ने। हर इंसान क्या लाए आप 70 साल में? आप सिंगल सड़क को डबल करा नहीं पाए। ये दिक्कत है, ये दिक्कत क्या करेगी इसमें? आप देश के आप कितना गुमराह करोगे आप? अरे भाई योजना में कहां देश आजाद हुआ, आपके हाथ में मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, अपनी पार्टी के बारे में गुणगान कर दीजिए, मैं कहां मना कर रहा हूं। क्या गुणगान करेंगे? नहीं, आप गुणगान करिए ना, कितना काम किया जिसमें बताइए। उत्तर प्रदेश में कहां दंगा हो गया बता दीजिए आप। कहां बताइए, आधी रात को कहीं जाके गांव में जाना है, बताइए आप। अच्छा, दंगा कराओगे? बताओ ना। दंगा कराने के लिए आए हो?
अब तो आपका काम, मेरा काम नहीं, वो आपका काम था। देखो जैसा तो मेरे आपने बैठने का काम था। इन्हें विकास की पसंद नहीं है, कहता हूं, दंगे की ये बात काम याद था। आती है। ये हमेशा जाइए ना उत्तर प्रदेश जाके विकास देखिए। अरे दंगे से निकलिए और देश के विकास की बात ये करिए। जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, सीटें बढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बढ़ाई क्यों गई, बुलंदशहर में? पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए अरे बढ़ाई सुनो। गई, जिनका ये बैठ के आप लोगों के लिए सुन विरोध लीजिए। कर रहे हैं, ये दो पार्टी वाले। अब सुन लीजिए। कि आपको पूर्ण आरक्षण ना मिल पाए, भटनागर आपके जी गांव में सुन विकास लीजिए। ना हो पाए, ये विरोधी है दोनों पार्टी। आज ओपनली बता रहा हूं मैं, आप सही विरोध कर रही है कि आपका बच्चा प्रधान ना बन पाए, देखो इन लोगों- आपको शराब ना पिलानी पड़ जाए, क्योंकि ये सब माफिया बैठे हैं सब यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत देश के लिए उद्धार उद्धार कर जिन्होंने रहे करी है हैं। प्रदेश के अंदर और बिल्कुल किसी ने करी है। आपने देश का इतना विकास उद्धार का कर नाम दिया पे है कलंक रहे और हैं। देश में सब पार्टियां, युवा ये वो आज आपको एक लाख रुपए हमारे सैलरी मिल रही देश में है, सबको शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, सबको खाने का अधिकार मिल रहा है। अरे तुम पानी का आपके पिलास राज पाए के कोरोना अंदर काल जो में जो जाम 5 जनता तक के स्कूल थे ना, आप पानी भी नहीं दे पाए तो पैदल यात्रा करते मिलता था, आप क्या करते? आप क्या विकास करोगे कहता इसका? हूं, आपके राज जो में जनता उत्तर प्रदेश पैदल में जा रही थी, आपने आपके उनको राज एक गिलास में- पानी तक नहीं पिलाया गया। आप चौधरी साहब, यूपी सरकार आपके में राज पूरे में भारत आप सरकार राज में में राज आपको में लानत होनी चाहिए। जो छोटे आप बच्चे क्या काम पहले से करोगे 5 इसके तक पढ़ते हैं लिए? ना, बेसिक शिक्षा से कहते हैं, बहस में नहीं पढ़ना उसका चाहते। एक साल तो का दूसरी बहस हो 5,000 रुपए जाएगी मिलते थे देखो maintenance भटनागर का। जी, मैं पंचायत चुनाव पर आ छोटा जाएगी ना, बहस नहीं दूसरी बहस हो करूंगा। जाएगी वो। मैं उसी स्तर वरना की अगर बात पंचायत चुनाव की बात है, देखिए गांव के स्कूल आज भी पिछड़े हुए हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार काम कर क्या रहा है। काम करा? बताओ सर, क्या काम करा? बताओ सही। आप जाओ अपने गांव, देखो गांव का क्या हाल है, यहाँ पे मैं गांव तो- बनाकर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं देख रखा है, आपका स्कूल मैं- बना हुआ नहीं बना हुआ आप बताइए मेरे ना। साथ चलिए, मैं दिखा देता हूँ। अभी तो आए तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है, अभी तो नहीं, आप चलिए ना। 24,000 करोड़ की संख्या है उत्तर प्रदेश की। फिर क्या होगा? हमें भी देखा आपने क्या करा प्रदेश सरकार ने, भगा दोगे इनको? देखा आपने। आप जनता को भगाओगे क्या? 24 करोड़ है तो जनता नहीं भगाती, क्या आप जनता कैसे तो गिर भगाती जैसे है, जनता के लिए काम जैसे नहीं करती बीजेपी है। रोटी दे रही है उनको, खुद कहता कमा हूं, रहे हैं, खुद जनता खा रहे उन्हें भगा हैं। दो, काम नहीं करती अरे है। वो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। आप क्यों आबादी को गिन रहे हो? आपने कौन सा काम किया जो जनता तुम्हारे लिए वाह वाह करेगी? कोई काम करो जनता के लिए, तभी तो तुमसे कुछ बोलेगी। कोरोना काल में थी, जनता पैदल जा रही थी, आप एक गिलास पानी नहीं पिला पाए लोगों को। आप कहाँ बात कर रहे हो? अब आगे की तैयारी क्या है आपकी, इस पर भी तो आइए। तैयारी क्या है अब आपकी? हमारी तैयारी ये है, हमारे हमसे पूछा जा रहा है आपसे ही। हाँ। पहले तो ये पूछिए हमारे- कांग्रेस का झंडा परिचमन देंगे या नहीं देंगे? वो मेरे लिए चुनाव जरूरी लड़ते ही नहीं। नहीं है, पहले तो ये पूछ लीजिए नहीं, इनसे। वो इतना जरूरी नहीं है। अब देखो, हम- आपकी आगे तैयारी क्या है? हमारी तैयारी जो है बिल्कुल, कभी चुनाव आएगा हम उसके लिए तैयार है, रेडी है और अपना जो है ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी को इसमें बिल्कुल इनको ये लग रहा है कि हम हारेंगे, इसी कारण से आरक्षण की इधर उधर की बात उल्टा पलटी कर राहुल रहे जी थे। पश्चिम जो बंगाल जा नहीं रहे, जो हाई चुनाव कोर्ट लड़ेंगे, पता नहीं ने ये भी अच्छा किया, हाई कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मारा, योगी सरकार के मुंह पे ये कह रहे थे चुनाव आयोग के उसमें होता है ये। अरे भाई एक चीज बताइए, चुनाव आयोग को तो नहीं बुलाया कोर्ट में, आपको ही बुलाया था नोटिस देके, आपने ही माफी मांगी। आप झूठ क्यों बोल रहे हो पब्लिक के बीच में? आप झूठ बोल रहे हो ना बैठ के। अब चुनाव आयोग ने बनाया था तो आरक्षण की नीति जो बनाई थी, तो भैया ये तो चुनाव आयोग को तो कोर्ट ने नहीं बुलाया, तमाचा तो आपके मुंह पे मारा था उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, आपने माफी भी मांगी कोर्ट में। हैं? आप झूठ बोलते हो पब्लिक के बीच में आके, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम तो चुनाव डट के लड़ेंगे और जो इनकी मिट्टी खसक रही है, इनके चारों तरफ जो है पूरा देश में इनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है और हम इसमें जो कामयाब होंगे। हमारे नेता प्रियंका राहुल यूपी में जग जगह जा रहा है, इनके नेता कहने पर इसका तो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा अगर टाइम बढ़ता है तो। नहीं बढ़ेगा, नहीं सीधा सीधा टाइम बढ़ेगा नहीं। ये आप ये तो निश्चित कर लीजिए, टाइम ही बढ़ेगा। 25 मई को ही चुनाव होगा। ये जो आप ये सोच रहे हैं चुनाव बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी अपनी मर्जी से चुनाव बढ़ा लेगी, समय बढ़ा लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और विपक्ष पार्टी बैठी है, वो विरोध करेंगी। चुनाव क्यों बढ़ाएगा भाई? चुनाव का टाइम क्यों बढ़ेगा? तैयारी सरकार को करनी है। यदि सरकार तैयारी समय पे कर नहीं देगी कोर्ट को, तो इनकी चुनाव में समय इसलिए बढ़ सकता है। देखिए यहीं पर तो पेच है। अभी आप इस चीज को या तो फिर आप नजरअंदाज आप कर रहे हैं या आप जानबूझकर यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। जब आरक्षण की नई प्रक्रिया लागू होगी तो आप ही तो फिर सामने आएंगे ना, आप कहेंगे कि हम अभी हमें अपने प्रत्याशियों को फाइनल करने के लिए समय चाहिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। नहीं। देखो ऐसा है, जो 2015 में जिस सरकार ने प्रक्रिया लागू करी थी, वो लिस्ट पहले से ही बनी हुई है इनके पास। ठीक है। उसी के आधार पे जो आरक्षण लागू कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग टिकट मिल लेंगे लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ लेंगे, तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात लेकिन नहीं है। प्रत्याशी तो ये आप आसानी से ढूंढेंगे हो ना जाएगा। जाकर कि आपके पास पहले से ही नहीं, 4-5 प्रत्याशी थे। कांग्रेस जात पात के आधार पर चुनाव कैंडिडेट नहीं तय करती है। जो वहां का मजबूत जाति और जो- समीकरण जो मानते ही नहीं जनता- जो जनता के लिए काम करेगा, जाति समीकरण आप मानते नहीं। सुनिए, जो जनता के लिए काम करेगा उसी को खड़ा करेंगे। और वो लेकिन जीत का अगर लेकिन कहीं आरक्षण आ जाता है या कहीं अनारक्षण आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तब आपको नया कैंडिडेट तो खड़ा करना पड़ेगा वहां हर पे। जाति बिरादरी में क्या काबिल लोग नहीं है क्या? एक ही जाति बिरादरी का आदमी काबिल है क्या? तो नहीं, आप ये सोचते तो हैं क्या? कैंडिडेट तो नहीं, तय गलत करने है ना पड़ेंगे। सोच आपकी। कैंडिडेट तो मैं आपको तय कहता करने हूं, पड़ेंगे ना। हिंदुस्तानी में काबिलियत है। कैंडिडेट किसी- तो
अरे बदलने में क्या मिनट लगते हैं यार, कोई भी खड़ा हो जाएगा। एससी का होगा तो एससी का खड़ा, एससी लोगों में क्या दिमागदार लोग नहीं समझते क्या? ओबीसी में दिमागदार नहीं है क्या? आपकी सोच यही रहेगी क्या? तो आपने पहले आपकी सोच से रवि जी सुनिए, आप राजनीति उन्होंने ये लाइन अभी कहाँ बोली? आप जो है उन्होंने ये लाइन अपने कहाँ दिमाग बोली? से इस चीज को निकाल लीजिए। अगर हमारे देश में जो है योग्यता की कमी है या काम करने वालों की कमी है, उन्होंने ये बात नहीं बोली। उन्होंने ये बात बोली कि स्वीकार्य लोगों की कमी तो होती है ना समाज में। योग्यता हर किसी के अंदर है, लेकिन समाज कितने लोगों को स्वीकार करेगा अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, उसकी पहचान तो आपको करनी पड़ेगी ना जाके। यही तो सुंदरता हमारे लोकतंत्र में। पर कोई भी आएगा जो अच्छा कैंडिडेट लगेगा उसको चुन लेंगे, वो किसी पार्टी को। इससे क्या दिक्कत है किसी को? मुजफ्फर खान साहब, जिस तरह से आप समीकरण बदलेंगे, अब आपकी पार्टी के अंदर रणनीति किस तरह से बन रही है? क्योंकि देखिए, कल जैसे ही कोर्ट का आदेश आया होगा, आपकी पार्टी इस तैयारी पर लग गई होगी कि अब हमको कौन से प्रतिनिधियों को आगे करना है, किसको हमको पीछे करना है, और हमको ऐसा सामंजस्य बनाकर चलना ही होगा ताकि पार्टी के अंदर ही, संगठन के अंदर ही कहीं ये ना हो जाए कि पहले आप मुझको आगे कर रहे थे, अब आप उसको आगे कर रहे हैं। ये चीज भी आएगी अब संगठन के अंदर। इन सब चीजों के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ तो पहले से ये रहा है, कोई आज की नई बात नहीं है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की 403 सीट्स हैं, उसका एक पैमाना है कि उसमें मान लीजिए 20% या 25% सीटें जो रिजर्व हैं, बीएसपी की तरफ से जो दिए जाते थे, उन सीटों पर उस समाज के लोगों को टिकट दिया जाता था। हमारी पार्टी हमेशा 10% और एक्स्ट्रा लोगों को दे देती थी, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते थे। है क्या कि रिजर्वेशन तक सीमित रखना। हमारे जो जहां मान लीजिए उसके अलावा कई ऐसे सीटें होती हैं जहां हमारे कैंडिडेट SC ST से आते हैं, तो हमने हमेशा समाजवादियों ने वहां उनको खड़ा किया है रिजर्वेशन के अलावा भी। मैं आपको बता रहा हूं, मगर यहाँ विडंबना ये है कि बीजेपी को न जाने क्यों एक उलझन है उन लोगों से, और जहां जहां भी मौका मिलता है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि साहब ये SC ST एक्ट जो है, जो थाने में शिकायत कर देते हैं, इसको लेकर के इन्होंने उसको हटाने की बात कर दी थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, ये जो है जारी रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारा संविधान बहुत शानदार लिखा है बाबा साहब ने, बिल्कुल। उससे बिना छेड़छाड़ किए अगर हम अपने सिस्टम को चलाएं तो बहुत खूबसूरती से काम करेगा। बट एक्ट के बारे में बताया, बट ये भी तो बताइए, अगर कोई कंप्लेंट आते है DSP लेवल का, उसको उसकी इंक्वायरी करेगा और फिर दर्ज करेगा। पूरी बात जानकारी दीजिए पूरी जनता को, अधूरी मत दीजिए ना। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए भटनागर जी, आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए आती है हमारे यहाँ रहेगा, कम से कम उसकी इंक्वायरी करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, आप DSP की बात कर रहे हैं, कहीं कोई महिला के साथ कोई वारदात हो जाती है, उसके परिवार को पुलिस पे यकीन क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज क्यों है? 56 इंची की छाती वाली सरकार, 56 इंची की छाती वाली सरकार बताए। हमारा ये मानना है, देखिए सुनिए, आपने हमेशा आरोप लगाने में आप माहिर रहे, लेकिन सिस्टम के लिए काम करने में आपने कहीं उदारता नहीं दिखाई। आप सुन लीजिए भटनागर जी सुन लीजिए, आप वो लोग हैं जो आधी रात में महिला को जलाते हैं। आप सुनिए, अरे आप सुन तो लीजिए। देखिए, यहाँ है क्या मुश्किल कि आप अभी चुनी हुई चाहे कोई सरकार क्यों ना हो, आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हो। अभी कल ही की बात है, इनकी केंद्र की सरकार ने जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राज्यपाल के हवाले कर दिया, उपराज्यपाल के। जो डेमोक्रेसी के अंदर मैं पूरी बात बता रहा हूँ। एक जनता की ही चुनी हुई सरकार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित राज्य हो, तो उसके नियम के अनुसार चलती रहनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। जनता ने चुना है, क्या दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिया वहां? तो आप जो है उस पर भी जो है शिकंजा कसते हो, और आप उसके लिए अलग से एक बिल लेके आते हो कि साहब सारी शक्तियां जो है राज्यपाल को, उपराज्यपाल को दी जाती हैं, और सरकार सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। सरकार का मुद्दा नहीं है, छोड़ दीजिए। मेरी जो मेरा तर्क था बात कहने का कि आपको जहां आप चुनाव हार गए वहां भी आपको चैन नहीं है, और जहां जीते हुए हो वहां आप कुछ करने को तैयार नहीं हो। अब हम कह रहे हैं, भटनागर जी, ये जो नोटबंदी आपने की थी ना, हमें मालूम है क्यों की थी। 4 सीट जीते हो, ईवीएम जीते, तो क्या ईवीएम में गलती थी?
या ईवीएम खराब था? जो काम आप जहां जहां कर आपने सकते अभी हैं, ईवीएम पे फिर उंगली उठाई। अरे हम तो कह रहे हैं, आप बताइए ना कैसे जीत गए? बिल्कुल कह रहे हैं, अगर ईवीएम में कमी तो जीत कैसे गए? ईवीएम के अंदर आप ही के नेता कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ मेरे फोन में, आपका बीजेपी का नेता बोल रहा है कि साहब हमें किसानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो ईवीएम से जीत जाएंगे। निर्वाचन आयोग भी गए, समाजवादी निर्वाचन आयोग ने आपको डेमो भी दिखाया, पूरी पार्टियों को संतुष्ट करके भेजा। निर्वाचन आयोग को खत्म नहीं करी। भटनागर जी सुन लीजिए, जो सवाल उठते हैं उन पर सरकार को सफाई देनी चाहिए। हमें हमारी ड्यूटी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम के अंदर आपने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, एक जिले के अंदर, कि उसको आपको हर हाल में वहां कब्जा करना ही करना है। इससे क्या संकेत जाता है बताइए? हमारा कहना है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवल आपका संकेत 5 क्या है चरणों के अंदर जिस चुनाव। तरह से आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है, सरकार की कोशिश क्या है, यहाँ पर विपक्ष का पक्ष क्या है, ये मैं जानने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। आलोक जी, मैं वही कह रहा था कि जो एजेंसियां हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या अदालत हो, न्यायालय हो, इनको अपनी आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सरकार का चाबुक नहीं चलना चाहिए। हम जगह जगह देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल तानाशाही रवैया अख्तियार कर रखा है, चाहे आप केंद्र में देख लो, चाहे आप राज्य सरकारों के अंदर देख लो। अभी क्या हाल हो रहा है भाजपा के नेताओं का? हरियाणा में कोई मंत्री चला जाए तो उसे भगा देते हैं, ब्याह शादी में नहीं जाने दे रहे। कोई नेता इनका चला जाए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं खट्टर जी, तो वहां पता लगा उसको उन्होंने वो हेलीपैड की जगह खोद दी। तो ये गुस्सा जो जनता के अंदर है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्या इसी तरह का गुस्सा यूपी पंचायत चुनाव में क्या इसी तरह का गुस्सा यूपी पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा और इनका सफाया होगा। और ये जो झूठ बोल करके सत्ता में आते रहे, अब इनको जनता सबक सिखाने जा रही है। और मेरा ये मानना है कि जो अभी ये यूपी विधानसभा आ रहा है, अब देखिएगा इसमें इनका क्या हाल होता है। ये इन्होंने केवल झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके इन्होंने वोट हासिल किया। और काम के नाम पे हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए 4 बरस के हो गए योगी जी, आप एक काम बता दीजिए हमने ये किया कि विधानसभा आप केवल उसका जिस कोठी बंगले में रहेगा वो उसी का रहेगा। ये आपने विधानसभा, अरे भाई हमने कभी, आपकी धरोहर है, हमने हमेशा से पहले से रहा था। आप इस चीज को देखिए, हमने तो नहीं बनाया था, समाजवादियों ने तो नहीं बनाया था। आपने जो ये तो कांग्रेस ने पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें रही, 250 करोड़ की उन्होंने सम्मान दिया हुआ था। कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? वो नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भी थी, बिहार में भी थी, वो अलग बात है, जब से गई है पलट के नहीं आई। मेरा कहना ये है कि वो एक सम्मान की बात थी, और ये थी कि साहब कोई मुख्यमंत्री रह लिया तो वो उसको जो है आने वाले समय के लिए मकान दे देते थे। अच्छा, आपने वहां पर भी सुनिए, आपने तानाशाही दिखाई अखिलेश जी को। आप क्या अल्फाज आपके लोगों ने नहीं बोले? क्यों? ये साहब वो टोटी वोटी, अरे उन्होंने सारी टोटियां भी दिखा दी पंचायत चुनाव में कि वो जनता के एक सेकंड ठीक है, या वो क्या नाम पसंद हम कह रहे हैं, आप और बोलिए। आपने जनता आपको जनता सबक सिखाएगी। आपने उसी सरकारी कोठी का के अंदर बिल्डोजर से उसमें तालाब बना दिया आपने। ठीक है, आप दोनों की बात आ जनता ने गई, देखा, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है। जितेंद्र जी कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ, भटनागर जी कह रहे थे कानून की व्यवस्था, जब SS एक्ट का जिक्र आया था, हमारे यहाँ कानून की प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अभी 2 दिन की घटना हुई है, इनके सांसद के लड़का एक लड़की बेचारी चीख के अपना जो है न्याय मांग रही है, तो उसको न्याय क्यों नहीं दे देते? वो कह रहे हमारा लड़का हनी ट्रैप में फंसा दिया, हनी ट्रैप में 6 महीने उस लड़की के साथ रहा, उससे शादी कर ली, तो भाई कानून व्यवस्था कहाँ गई आपकी? बताइए। पीछे चिन्मयानंद का जिक्र देख लीजिए, कुलदीप सेंगर का देख लीजिए। देखिए सुनिए आप मेरी बात, देखो जब बहुत बड़ा नेता, प्रदेश का कोई बहुत बड़ा नेता होता है, सुन तो मैं तो कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं। लड़की को मुझे एक चीज बताइए, आप तीनों मुझे एक चीज समझाइए। एक सेकंड मुझे एक चीज समझा दीजिए। देश के अंदर मुझे एक चीज समझा दीजिए, जब आप यूपी पंचायत चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, क्या आप वहां पर चिन्मयानंद की जाके बात करेंगे क्या?
या आप जाके वहां पर सांसद की जाके आप बात करेंगे, कानून या व्यवस्था की जरूर बात जिस करेंगे। तरह के आरक्षण की बात नहीं, कानून व्यवस्था की तो बात होगी, लेकिन क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात होगी क्या? नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होगी, विकास की बात होगी। जो उन्होंने वादे किए थे पूरे किए नहीं किए, बिल्कुल लोगों के सर। बीच में जाएंगे हम उनके लेके। इन्होंने प्रत्येक सांसद प्रत्येक गांव गोद लेने के लिए कहा था, उनका क्या विकास हुआ? इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला, हम उसकी बात करेंगे। हम उनकी बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। हम किसानों को क्या इन्होंने अनाज का एमएसपी जो कानून व्यवस्था मांग रहे हैं वो दी नहीं दी। जो चीज मांग नहीं रही जनता वो तो बना दे रहे कानून, जो जनता मांग रही है उसको बना नहीं रहे। तो भाई इनके दोहरे चरित्र को हम उजागर करेंगे और इसी इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और इनको बिल्कुल एक्सपोज कर देंगे हम, ताकि ये जो है इनके बहकावे में नहीं आना। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, काम जीरो है। समस्या क्या, देखिए प्रधानी चुनाव में जो समस्या गांव की है, प्रथम है पानी। जिन्हें नहर चाहिए, बम्बा चाहिए, छोटी बड़ी नहरें चाहिए, उसमें पानी आता ही नहीं आता है, उसमें सफाई होती नहीं होती है। समस्या मूलभूत गांव की जो किसानों की होती है, ये चीज होती है। एमएसपी जो धान उपज पैदा करेगा उसकी समस्या नहीं, मूल्य नहीं मिलना चाहिए उसको। सुन लीजिए जो उसका मूल्य है वो मिलना चाहिए। जितने भी कांग्रेस नेता प्रवक्ता बैठते जो उपज है उसका मूल्य नहीं मिलना चाहिए, वो जरूरत नहीं है किसान को। ये तो सबसे बड़ी गंदी आदत है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए, चलो बोलिए। किसान नेता ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए स्वामीनाथन रिपोर्ट किसके शासनकाल में आई थी? मुझे तो रवि भाई आपको ऐसा लग रहा है जो आप सरकार से नहीं, मैं सरकार की मैं वैसे पूछ रहा हूं। सवाल पूछना बड़ी अच्छी आपने अच्छी बात कही। मेरी सरकार भाई हाँ है ना। तो आखिर देखिए बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, क्यों नहीं लागू कर पाए? अरे भाई मेरी एक चीज बताइए, उस समय नहीं हो पाया लागू तो अब करवा लीजिए। अब तो तुम्हारी सरकार बैठी है ना। नहीं, मेरी सरकार नहीं है। मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो जो सरकार बैठे, मैं उनसे ही पूछता हूं, मैं उनसे ही पूछता हूं, मैं उनसे मेरे हाथ में अब कुछ है नहीं तो मैं कहां से लागू कर दूं भाई? चलिए ठीक है, फिर तुम्हारी चलिए ठीक है, बात ठीक है। क्या है, दो छोड़ दीजिए ना सबको, छोड़ दीजिए इनको, सबको पीछे छोड़ दीजिए। एक मैं सामान्य सा प्रश्न आप तीनों से यहाँ पर एक एक करके पूछना चाहता हूं, उसका बहुत ही कम समय पर आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी आगे की तैयारी क्या है, किन मुद्दों के साथ आप जाना चाहते हैं? प्रदीप जी सबसे पहले आप। देखिए जो जनता के हित में काम होगा वो करेंगे। जनता हमें नकारे, हमें वोट दे, हमारे काम पे हमें स्वीकार है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कानून जो कानून देश हित में बनेगा बनाएंगे, जो देश हित में काम होगा करेंगे। कि जनता काम है सोचने का, काम अच्छा लगेगा, जनता हमें दोबारा सीट पे बैठाएगी, नहीं तो उतार के फेंक देगी औरों की तरह। ठीक है खान साहब। देखिए हमने जो काम किए थे वो आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों को बखूबी मालूम है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। जो बीजेपी सरकार, तब तो योगी जी नहीं थे, बीजेपी सरकार बनाने के लिए जो जो इन्होंने वादे किए थे, ठीक है, वो हम लोगों को बताएंगे कि भाई इसमें कितने वादे इन्होंने पूरे। उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की किसी सड़क में गड्ढा नहीं रहेगा। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है। ठीक है, तो आप इनकी नाकामियों को लेकर आप इसमें जाने वाले हैं। जितेंद्र जी। जी हम तो ये कहेंगे जो सरकारी संस्थाएं थी इन्होंने जो प्राइवेट कर दी, जिससे लोगों के रोजगार चले गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा। इसको लेके जाएंगे, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और किसानों के मुद्दे को पंचायती चुनाव में क्या लेके जाएंगे, जो हमारा मेन मुद्दा होगा। ठीक है रवि जी, अब आपको क्या लगता है कि आरक्षण की नई प्रक्रिया लागू होने के बाद यहाँ पर किस तरह से रूपरेखा बदलने वाली है और राजनीति में क्या कोई नया तत्व भी अब शामिल होने वाला है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अपनी बात रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अब की उसने क्या किया है और ये इस आरक्षण के बाद आने के बाद जैसे जिस प्रकार से होगा, तो उसके बाद सरकार की पेचीदगी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। वहीं मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि वो एक अपने आप को बड़ा विकल्प के तौर पर रखना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आगे विधानसभा इलेक्शन भी है, यही तैयारी कांग्रेस को करनी है और यही बसपा को करनी है। एक बड़े विकल्प के तौर पर अपने आप को साबित करने के लिए उन सभी को सरकार की खामियां बतानी पड़ेंगी, जबकि सरकार को अपने काम की वो बताना है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। लेकिन वहीं सभी पार्टियों को यह भी बताना पड़ेगा कि उनके शासनकाल में वो कितना अपराध पर रोक लगा पाए, कितना काम कर पाए और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। ठीक है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से अपनी राय सामने रखी और आरक्षण के बाद जिस तरह से बड़ा परिवर्तन होगा, तमाम प्रत्याशियों के मन में यही है कि जो आरक्षित सीट है वो हो सकता है सामान्य सीट में कन्वर्ट हो जाए और जो सामान्य सीट है वो एक आरक्षित सीट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस ऊहापोह की स्थिति के बीच में देखने वाली बात होगी कि आखिर सियासत में क्या कुछ नए रंग घुलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो प्रत्याशी अभी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रत्याशी के तौर पर रहे ही नहीं। तो इसलिए
इंतजार करने की जरूरत है कि आरक्षण की प्रक्रिया में किस तरह से नए नाम शामिल होते हैं और कहां कहां पर सीटों का फिर से नया बंटवारा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।